जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि कवर करने चाहिए हमें सेकंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन के लिए, इसके विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमारे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन हमको किस तरीके से करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेवेंट टॉपिक्स जो कि हमें स्टडी करने हैं। इसलिए आज का विषय है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जाने चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। ऐसे कौन से टॉपिक है, हर एक यूनिट में 4 यूनिट है, आप सभी को पता है। आपके एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आ गया है, टाइम टेबल के अनुसार आपको रणनीति बनाना चाहिए। अभी तक मुझे ऐसा जरूर लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, और ऑब्वियसली बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल में जब वो ग्रेजुएशन में आ जाते हैं। हालांकि 11-12 तक बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जैसे कि बच्चे ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, वो टाइम पर स्टडी करते हैं। इन द सेंस कैसा है कि बच्चे जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के, इनमें हम लोगों ने कई बार देखा है ऐसे विद्यार्थी एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले ऑन टाइम या फिर 20 दिन पहले ही पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। देखिए 2 महीने आपके एग्जामिनेशन के हैं, मैथ्स 1, मैथ्स 2, फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, ऐसे आपके 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो सकता है आपके पास। तो कोई भी ऐसे 3 सब्जेक्ट का एक ग्रुप जो कि आप लोग चूज़ करते हैं, तो उस अनुसार अभी आपके पास 2 महीने हैं। नियर अबाउट 15 मई के आसपास हमारे एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं, और उसमें हमें मैथमेटिक्स का पेपर 31 मई को देखने को मिलेगा और 5 तारीख को हमें मैथ्स 2 का पेपर देखने को मिलेगा। तो हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। अगर आप 15 मई से देखेंगे तो यहाँ से आपके पास सिर्फ 1 महीना है, और 1 महीने में हम लोगों को पूरा प्रिपरेशन करना है। फिर आपको मैथ्स 1, मैथ्स 2 के यानी कि टोटल मिला के 8 चैप्टर करने हैं, फिर अदर सब्जेक्ट के भी 8-8 चैप्टर करने हैं, यानी 24 चैप्टर करने हैं, वो पूरे 1 महीने में करने हैं। तो 1 महीने में 30 दिन, और फिर बाद में आपको अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो आप समझ लीजिए कम से कम 1 से 1.5 दिन में आपका एक चैप्टर कवर होना चाहिए। तो ऐसी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि कवर किए जाने चाहिए, रिलेवेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि भाई स्ट्रेटेजी क्या हो, पीवाईक्यू का क्या महत्व होता है, एग्जामिनेशन में हम लोग को टेस्ट किस तरीके से, हमें खुद हम घर में बैठ के भी किस तरीके से टेस्ट दे सकते हैं, या फिर आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे दिया गया आपको जो नंबर है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको सहायता की ज़रूरत है तो आपको मेरा नंबर दिया जा रहा है, आप कभी भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, बेहिचक आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भैया सबसे पहले क्या 3 चीज़ों में आपको लोगों को बताऊंगा जो कि आपको अभी से फोकस होकर आपको तैयारी अगर आपको करना है, आपको एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से पास करनी है, तो फोकस होकर आपको ये चीज़ करनी चाहिए। पहला है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने साल के हम लोगों को करना चाहिए, तो कम से कम आपको 5 साल के पीवाईक्यू को कम से कम आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है। सर इसमें से हम लोगों को क्या मिलेगा, इसमें से आपको 2 चीज़ मिलेगी। पीवाईक्यू से आपको 2 चीज़ समझ में आ जाएगी। पहली बात तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। यार सर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो होते हैं जो यूनिवर्सिटी आपको देती है। मान के चलिए आपको सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका टॉपिक है भैया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि ये 12वीं का भी टॉपिक है, समझ एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, उसमें तो कुछ एग्जांपल्स है ही, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है ना, यूनिवर्सिटी लेवल थोड़ा सा आपको जज करती है, आपसे ये समझने की कोशिश करती है कि बच्चे को जो भी हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक दिया है, इसके अगर वो बुक के अलावा अगर हम कुछ इसको एग्जाम्पल देते हैं बनाने के लिए, इससे हम लोग एक्स्ट्रा एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, तो क्या बच्चा कर सकता है या नहीं। तो यूनिवर्सिटी जो है वो आप लोगों को चेक करती है, आपको एसेस करती है बच्चा काबिल है या नहीं, बच्चों को काबिल बनाना चाहिए तो किस तरीके से। तो ऐसा जो पेपर पैटर्न आता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा बुक में से, तो 10वीं 12वीं तक क्या होता था, जो आपने पढ़ा वही आपको बोर्ड में एग्जामिनेशन में आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने 10 क्वेश्चन पढ़े तो 12वां कोई भी एक क्वेश्चन बना के दे सकता है उसके अनुसार। सिर्फ आपको टाइप एंड टॉपिक पता होना चाहिए कि इस तरीके से टाइप है, इस तरीके से मुझे सॉल्व करना है, बाकी वो एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं। तो पिछले 5 से 10 साल में, कम से कम 5 साल के अगर आप देख तो समर और विंटर के 10 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। तो इन 10 क्वेश्चन पेपर में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कम से कम आपके भर के निकलेंगे, 15-15, 20-20 क्वेश्चन निकलेंगे एक चैप्टर पे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन से, जो बुक में नहीं है, प्रेजेंट नहीं है बुक में, और वो पिछले सालों में पूछे आ रहे हैं, तो आपको उनको सॉल्व करके देखना है। और ठीक है, आपको रिलेवेंट, आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिलेवेंट टॉपिक समझ में आ जाएंगे भैया कि टॉपिक कौन से है, और एक आपको तो ट्रेंड भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, किस टॉपिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक के नहीं आ रहे। तो पीवाईक्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करते हैं यहाँ पे। उसके बाद PYQ के बाद सेकंड नंबर पे अगर आप मुझे पूछेंगे तो क्या करना चाहिए, सो OQP। OQP का क्या मतलब है, OQP ओनली क्वालिटी प्रैक्टिस। क्वालिटी प्रैक्टिस से क्या मतलब है, PYQ चेकआउट करेंगे, वो हमारी उससे हमारी क्वालिटी समझ, हमको हमारी क्वालिटी बिल्डअप हो जाएगी, हमको हमारी भी क्वालिटी समझ में आ जाएगी, एग्जामिनेशन की क्वालिटी समझ में आ जाएगी, पेपर की क्वालिटी समझ में आ जाएगी, हर तरीके की क्वालिटी हमको दिखने लग जाएगी। तो ओनली क्वालिटी प्रैक्टिस, क्वालिटी प्रैक्टिस करना, ये नहीं कि हम लोग कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इजी लगा रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं और वो एग्जामिनेशन में आने वाला नहीं है। इसलिए क्वालिटी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस मोर। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रैक्टिस मोर, तो आपको एग्जामिनेशन में लेस टेंशन होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, टेंशन उतना कम होगा। ओनली क्वालिटी प्रैक्टिस। नंबर थर्ड जो कि आप लोगों को करना है, ठीक है, मैनेज योर टाइम। मैनेज योर टाइम यानी कि टाइम मैनेजमेंट। बस ये 3 चीज़ को आपको एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन के टाइम पर ही उनको पढ़ना है, एग्जाम के 2 दिन पहले इतना पढ़ लेंगे, बेहोश हो जाएंगे, हाँ जैसे, और इतना टॉप करने की इच्छा रहती है, फिर बच्चों को सर हमको 15 दिन में ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी खाना है, वो खाना है। आप 15 दिन खाना खा लेंगे और आगे के 15 दिन नहीं खाना खाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए आपको 15 दिन आप पढ़ाई करेंगे, बाकी के 15 दिन नहीं पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं। आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको डेली अपने आप को चार्ज रखना पड़ेगा, मोटिवेट रखना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ाई करने की इच्छा है तो भी, नहीं है तो भी, क्योंकि खाना भी आपको खाना ही पड़ता है, चाहे खाने की इच्छा हो या ना हो। तो हम लोग खाना तो छोड़ते नहीं है, इसलिए हम लोग को पढ़ाई भी करना है, क्योंकि एक पढ़ाई ही आपको आगे आपके भविष्य में काम में आ जाएगी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर होने के बाद आप मास्टर्स करेंगे या किसी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको टाइम पे पढ़ने की आदत, सबसे पहले बहुत गंदी आदत है बच्चों की जो टाइम पे पढ़ाई करते हैं। टाइम पे पढ़ने की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि 2 दिन पहले हम लोग पढ़ लेंगे, 5 दिन पढ़ लेंगे, तो 5 दिन पहले जो पढ़ेंगे, 5 दिन पहले वाले मार्क्स मिलेंगे। समझ भी आ रहा है, 100 में से 100 तो मिलेंगे नहीं, 100 में से 5 ही मिलेंगे, ठीक है, हगे पड़े मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को, उतने अच्छे मार्क्स मिलने वाले नहीं है। और एक बच्चों की एक चीज़ मुझे बहुत बेकार लगती है, जैसे कि 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, 150 मार्क्स का, जिसमें से आपका मैथ्स 1 का पेपर होता है 60 नंबर का, और मैथ्स 2 का पेपर होता है आपका 60 नंबर का। टोटल ये हो गए आपके 120, ये हो गया आपका 120 प्लस 30 इंटरनल मार्क्स होते हैं, टोटल हो गया 150। तो बच्चे क्या करते हैं ना, ये 60 और 60 की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जो हमारे पास, उनके पास 120 नंबर है, उसके तरफ ध्यान नहीं है, उनका ध्यान है 30 नंबर पे। 30 नंबर इंटरनल मिलेंगे, फिर ये भीख मांगेंगे, टीचर के पैर पकड़ेंगे कि हमको दे दो बाबा, ठीक है, मार्क्स दे दो, मार्क्स दे दो, मार्क्स दे दो। 30 में से 25 नंबर डालें, हमको बस इंटरनल मिल जाए किसी भी हालत में। तो 60 में से 60 120 नंबर होते हैं, उसमें से भी बच्चे 120 नंबर होते हैं, उसमें से भी बच्चे 30 35 40 भी नहीं ला सकते। आपको टोटल मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में पास होने के लिए सिर्फ, यानी कि 150 में से पास होने के लिए 60 नंबर चाहिए, 150 में पास होने के लिए 60 नंबर, 35% का क्राइटेरिया है, 30 to 35% का ओनली 60 नंबर चाहिए। उसमें से इंटरनल है, इंटरनल के अगर आपको इस कॉलेज वालों ने 25 दे दिया तो भैया 60 में से 20 गए 40, 40 में से 5 गए 40 में से 5 गए 35 के, आप 120 में से 35 नंबर भी नहीं ले सकते, 120 में से हम लोग 35 नंबर भी नहीं ले सकते। एक यूनिट 15 नंबर का, तो 2 यूनिट भी नहीं पढ़ के जा सकते हम। मैथ्स 1 के 2 यूनिट और मैथ्स 2 के भी 2 यूनिट, ऐसे 4 यूनिट भी पढ़ के गए आप तो 30 नंबर के आसपास, यानी कि 60 नंबर के आसपास का पेपर आप सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप मिनिमम आपको 35 से 40 नंबर का, 120 में से आप 40 नंबर ले सकते हैं, और इंटरनल तो आपको मिल ही जाएंगे। तो 40 और 25 65 नंबर, 60 65, ये पासिंग है, इतनी आसान पासिंग है। इसमें भी बच्चे में देखा जाए तो 90% बच्चे फेल है। क्यों 90% बच्चे फेल है? बाबू सोना का चक्कर है, ठीक है भैया, जो आज तुम्हारी है वो कल किसी और की थी और कल किसी और की होगी। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, और टेम्पररी चीज़ों पे नहीं लगाएंगे अपना टाइम, ठीक है। जो चीज़ परमानेंट होने वाली है, परमानेंट क्या, आपकी डिग्री परमानेंट होने वाली है, समझ में आ रहा है। तो जो धोखा नहीं देती वो सिर्फ डिग्री होती है, इज दैट क्लियर? वो आपकी डिग्री होती है, तो आपको डिग्री आपको कभी धोखा नहीं देगी। तो 90% बच्चा फेल हो रहा है, रीज़न
ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, बच्चा इंस्टाग्राम पर है, स्नैपशॉट चैट क्या है पता नहीं उस पर लगा हुआ है, बच्चा जानू मानू पे लगा हुआ है, बाबू सोना पे लगा हुआ है। साले धनिया पुदीना कोई काम के नहीं है आपके। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप कम से कम अपनी लाइफ में जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, उसका सिर्फ 30% टाइम, अगर आप 5 घंटे अगर मोबाइल देख रहे हो ना, 5 का 30%, 1.5 घंटे भी आप पढ़ाई पे दे दो तो आराम से 1 घंटे में आप पास हो जाएंगे। सॉरी, 1 महीने में आप पास हो जाएंगे, 1 घंटे में नहीं, 1 महीने में आप लोग पास हो जाएंगे। और ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बना के चलिए, स्ट्रेटेजी बने कि मेरे को कितने मार्क्स है, कितने लेना है। 30 नंबर के लिए भीख नहीं मांगेंगे, 120 नंबर हमारे पास है, 120 नंबर से हम लोग 120 में से 100 लेने का दम रखो, 120 में से 80 लेने का दम रखो, 30 तो इंटरनल उनको 20-25 तो देना ही है जो आपको देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। इसके बाद इस तरीके से हमको प्रिपरेशन करना होगा। अब यहाँ पे मैं चारों टॉपिक, चारों यूनिट मैथ्स 1 के 4 यूनिट है, चारों यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को लिख देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे और इन्हीं टॉपिक पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला चैप्टर जो कि आप लोगों का स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, उसे हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री कहते हैं। इसके आधार पर मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन से टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जैसे ही आप लोगों का स्फीयर आ जाता है भैया, इसको मैं कह देता हूँ सॉलिड ज्योमेट्री, यूनिट नंबर 1। ठीक है, पहले एक लिखूंगा, एक के बारे में बताऊंगा, दूसरे के बारे में बताऊंगा। तो सॉलिड ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री में हम लोग पहला नंबर देखेंगे कि भैया हमको क्या करना चाहिए। देखो सॉलिड ज्योमेट्री में जितनी भी डेफिनेशंस है, ठीक है, चाहे वो 3 चीज़ की 3 ही डेफिनेशन बहुत काम की है। डेफिनेशन जितनी भी डेफिनेशन है, किस किस की, स्पीयर की डेफिनेशन, ठीक है सर मुझे कर लेना है, 1.5 नंबर के लिए आएगी। कोन की डेफिनेशन कर लेना है, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन की डेफिनेशन कर लेनी है। सिलेंडर की डेफिनेशन क्या है, तो सिलेंडर की डेफिनेशन कर लेनी है। राइट सर्कुलर सिलेंडर की डेफिनेशन कर लेनी है। सर्कल क्या होता है, सर्कल की डेफिनेशन कर लेनी है। तो कुछ डेफिनेशंस है जो कि आप लोगों को एग्जामिनेशन में 1.5 से 2 नंबर के लिए पूछी जाती है, कर लेना है भाई डेफिनेशन। उसके बाद स्पीयर है, स्पीयर के भी पहला नंबर जो कि मोस्ट 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आपको करके ही जाना है, और वह है आपका स्पीयर। स्पीयर के बारे में आप पढ़ के जाएंगे। स्पीयर के बहुत सारे प्रकार है। स्पीयर के जितने भी इक्वेशन है, इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म है, रेडियस फॉर्म है, डायमीटर फॉर्म है, ठीक है, ये जितने भी फॉर्म्स है, इक्वेशन यानी कि फॉर्म्स है, उसके ऊपर करेंगे। और इसके स्पीयर के सारे ही एग्जाम्पल्स करेंगे, इसके सारे स्पीयर के टाइप्स करेंगे, और टाइप्स करने के बाद थोड़े छोटे मोटे थ्योरम्स आते हैं वो करेंगे, और एग्जाम्पल। तो स्पीयर को पूरा ही करना है आपको, चाहे वो प्लेन सेक्शन हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो, इंटरसेक्शन ऑफ द स्पीयर हो। तो स्पीयर जहाँ पर भी आ रहा है, टेंजेंट प्लेन है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 स्पीयर, स्पीयर पूरा ही करेंगे। मेजर रोल प्ले करता है आपकी एग्जामिनेशन में। जो भी मैंने आपको बोला वो आप लिख लेंगे, क्योंकि इतना सारा यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है सर। आप फिर बच्चे बोलते हैं सर आपने इतना सारा बता दिया, हम लोग स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे। ठीक है भैया, जो एग्जांपल्स आपके पीवाईक्यू में आ रहे हैं पिछले 10-12 साल में, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्पीयर के किसी भी एग्जांपल्स को, और खास खास एग्जांपल आपको पीवाईक्यू से पता चल जाएंगे। यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि सर हम लोग पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, तो भैया मेरे टेलीग्राम चैनल में चले जाइए। टेलीग्राम चैनल में मैं पीवाईक्यू यानी कि इसकी मैंने आईएमपी डाली है ऑलरेडी, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने डाल रखी है। और यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम में चले जाइए। टेलीग्राम में नीचे की आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, उस ग्रुप में चले जाइए, आपको सारी आईएमपी आपको मिल जाएगी। तो सेकंड सेम की आपको आईएमपी ऑलरेडी मैथ्स 1 और मैथ्स 2 की मैं डाल चुका हूँ। नहीं भी मिलती है तो फिर से पोस्ट कर देंगे भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्पीयर को नहीं छोड़ना है। रही बात कोन और सिलेंडर की, रही बात कोन एंड सिलेंडर की, तो कोन और सिलेंडर के जो एग्जाम्पल है, अगर आपने छोटे वाले एग्जाम्पल कर लेना 1.5 नंबर के लिए, जो भी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है वो, हालांकि इसके 6 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी आते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों को एग्जामिनेशन टाइम पे पेपर ऐसा करना है कि 90% पेपर हो भी जाए, ठीक है, और यानी कि हमारा काम भी निकल जाए और हमें ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े, यानी कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। अगर आपको ऐसा काम करना है तो आप कोन और सिलेंडर के एग्जाम्पल मत कीजिए, 6-6 बड़े बड़े एग्जाम्पल्स मत कीजिए जो कि आए हुए हैं। स्पीयर को बहुत अच्छे से घोट के, चाट के, रट के हम लोग चले जाएंगे बहुत अच्छे से। अगर आपको स्पीयर के एग्जाम्पल्स करने में दिक्कत आ रही है तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट में जाइए। स्पीयर का पूरा मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा पढ़ाया हुआ है। कोन एंड सिलेंडर के बारे में बात करेंगे तो कोन एंड सिलेंडर के 1.5 नंबर के एग्जाम्पल और उनके डेफिनेशंस के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में इतना ही करना है। यूनिट नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे। यूनिट नंबर 2 में सर क्या किया जाए,
ठीक है, यदि आप इसे लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसे लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और यदि आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिए। अब हम लोग यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे। भाई यूनिट नंबर 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। यूनिट नंबर 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में हमको क्या करना पड़ेगा सर? मेन टॉपिक तो देखिए, आप लोगों ने 12वीं में भी किया है कि डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है। आप कांस्टेंट वहाँ पे एलिमिनेट करते थे, तो एलिमिनेशन ऑफ द कांस्टेंट, कांस्टेंट का एलिमिनेशन करना। पहली बात एलिमिनेशन करना, एलिमिनेट करना किसको? कांस्टेंट को, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। छोटे मोटे स्टार्टिंग के एग्जांपल, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, ठीक है, ट्राजेक्टरी के आपको एग्जांपल्स कर लेने हैं, ये कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 इसमें से फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये मैं यूट्यूब में इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स की प्लेलिस्ट भी चालू कर रहा हूँ आज से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में भी थे। ठीक है, दो प्रकार के रहते हैं, कैसे? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप के, है ना, एंड डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू टाइप के, दो प्रकार के एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर और इसमें क्या करना है, इसमें फिर इसके बाद लीनियर के बाद बर्नौली आता है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली का दूसरा नाम बोलते हैं हम लोगों को, हम इसे कहते हैं कि भैया कोई भी इक्वेशन दिया गया है तो उसे हम रिड्यूस करना, तो रिड्यूस्ड टू लीनियर फॉर्म, तो पहले उसको लीनियर फॉर्म में बदलो, यानी कि ये आपका लीनियर फॉर्म है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें बदलो, फिर उसको सॉल्व करो, इसका मतलब होता है बर्नौली। उसके बाद नंबर 5 पे आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट कैसे कहते हैं? इसके आधार पे हम लोग 3rd सेमिस्टर के ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। उसके बाद 6 उनकी फॉर्मेशन कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, या फिर उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह क्या होते हैं। तो बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जैक्ट डिफरेंशियल के बाद आप बोल सकते हैं कि भैया इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले आपको टॉपिक्स करने, और ये इजी टॉपिक्स है, इजी टू, इसमें इन टॉपिक्स में अगर आप इन टॉपिक्स की बात करें तो दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड एंड ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है, टाइम रिलेवेंट है, टाइम के आधार पे जितना ज़्यादा आप इस पर समय लगाएंगे उतना ज़्यादा ये मजबूत होता जाएगा, और कम टाइम पे आप ज़्यादा टॉपिक कर पाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यूनिट नंबर 3 में ये आपको समझ में आ गया। यूनिट नंबर 2 में क्या करना है इसे मैं मिटा देता हूँ, यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, टाइम कम है हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, यदि आपको ऐसा लगता है कि सर आप हमारी प्रैक्टिस कराइए, तो सेम टू के हम लोग मैक्सिमम चैप्टर्स को कवर करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। यूनिट नंबर 3 में जाएंगे अभी हम लोग, यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। बस इतने ही टॉपिक आपको कवर करके जाने एग्जामिनेशन में, ये मेरी गारंटी है, और 101% नहीं है, 501% गारंटी है कि इन्हीं में से आपका पेपर आएगा, इन्हीं में क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। यूनिट नंबर 3 में अगर हम लोग बात करें तो हायर ऑर्डर, यूनिट नंबर 3 आपका जो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है यूनिट नंबर 3, उसमें हम लोगों को दो तीन मेथड करनी है और जी जान लगा के करनी है। बहुत इजी मेथड्स है कि भैया पहले अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन को करके ही जाना। अगर होमोजीनियस के पहले कुछ नए टॉपिक्स आए, इस बार ये पुरानी बुक में से मैं लिख रहा हूँ, होमोजीनियस के पहले कुछ टॉपिक्स आए उसको हम लोग पढ़ लेंगे कि छोटे मोटे हैं, रिडक्शन वाले, या फिर y1 दिया है तो अगर आपको एक सॉल्यूशन दिया है, अननोन सॉल्यूशन दूसरा वाला निकालना है, y2 सॉल्यूशन निकालना है, तो स्टार्टिंग के जो है होमोजीनियस के पहले के जो एक दो आपको टॉपिक्स दिए वो आपको कवर कर लेना है, 1.5 नंबर के लिए आएंगे, या 6 नंबर के लिए उसमें से एक आधी क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लेकिन जनरली होमोजीनियस में से, यानी कि होमोजीनियस में दो तरीके आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना और पी निकालना। हालांकि पी अभी आप लोगों को नए जो अभी आप लोग दे रहे हैं एग्जामिनेशन, इसमें इतना खास है नहीं, लेकिन CF के 3 रूल होते हैं, CF के 3 रूल होते हैं। तो CF के जब रूट्स आते हैं किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उसके 3 रूल से उसे सॉल्व किया जाता है। इसे आप करके जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, उसके बाद यूलर्स इक्विडायमेंशनल इक्वेशन, यूलर्स
इक्वी डायमेंशनल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूलर्स इक्वी डायमेंशनल, इसे आप करके जाएंगे, ये आपके मार्क्स निकलेगा। ठीक है, तो फाइंड सॉल्यूशन बाय अननोन सॉल्यूशन, फाइंड अननोन सॉल्यूशन बाय नॉन सॉल्यूशन, इसी की मैं बात कर रहा था। फाइंड नॉन सॉल्यूशन, फाइंड नॉन सॉल्यूशन वाला जो टॉपिक है थ्रू अननोन सॉल्यूशन, इसे भी हम लोग कर लेंगे। और लास्ट में नंबर 4 जो कि हम लोगों को करना है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। देखिए चैप्टर पूरा पूरा करना है। अब कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं आयदर या और पढ़ के जाते हैं। आयदर का मतलब क्या होता है, ए और बी क्वेश्चन या तो सी और डी क्वेश्चन करो पेपर में। तो ये मान के चलो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें से आपको दिया गया है कि ए भी करो या तो सी डी करो। तो बच्चे क्या करते हैं, खासकर बच्चे करते हैं सर हम लोग ए भी आयदर आयदर पढ़ के जाते हैं, उनको ऐसा लगता है ये चैप्टर है। तो कोई एक चैप्टर है, जैसे यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 में आपको दिए गए टोटल 10 टॉपिक, 1 से लेके 10। तो बच्चे 5 तक ही करके जाते हैं, 1 से लेके 5 तक उनको लगता है ये ए बी में आ जाएगा और 5 के नीचे के ये सी और डी में आ जाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी भी थोड़ी सी होशियार हो गई है, सबको पता है कि ये बच्चे ऐसा करते आते थे। तो यूनिवर्सिटी ने अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पेपर निकालना चालू किया है। जनरली वो कभी भी अगर आपको यूनिट नंबर 1 या यूनिट नंबर 2 या यूनिट नंबर 3 या यूनिट नंबर 4 में अच्छे मार्क्स लेना है, पास होना है, तो आप इस तरीके से 50-50 करके मत जाइएगा। 99.9% गारंटी है कि आप फेल हो जाएंगे। तो यदि आपको, पहले इसका टॉपिक लिख देता हूँ मैं, इसका जो लास्ट में है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये कुछ खास टॉपिक्स है जो कि आप लोगों को यूनिट नंबर 3 से करने हैं। तो अगर आपको एग्जामिनेशन पास करनी है तो यूनिट नंबर 1 में जाएंगे। यूनिट नंबर 1 का मिनिमम 75%, आगे से 75% करेंगे या तो पीछे से 75%, तो उल्टा तो कोई आता नहीं है। तो आप स्टार्टिंग से बेस करते हुए जाते हैं ना, बेसिक कि भैया स्पीयर की डेफिनेशन क्या है, या फिर अगर यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं आप तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फिर लीनियर डिफरेंशियल क्या है, कितने टाइप है, आप एक एक करके जाते हैं। तो किसी भी चैप्टर को एट लीस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एट लीस्ट अगर एग्जामिनेशन पास करना है तो पूरा वीडियो देखो और समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, 12-15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 17 साल की उम्र से मुझे कभी कभी ऐसा निकल जाता है मुंह में कि 13 साल 14 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है। ये बच्चों बीच में लाइट चली गई थी। अब तो मैं बता रहा था यूनिट नंबर 1 में 75, यूनिट नंबर 2 में 75, यूनिट नंबर 3 में एट लीस्ट 75 to 80% आपको हर एक चैप्टर को कवर करते हुए चलना है। तो आपका आयदर बहुत अच्छे से कवर हो जाए। क्या होता है ना कि 1 से लेके मान के चलो 7, ये 5 टॉपिक से 1 से लेके 7 टॉपिक ए बी में पूछे जाते हैं। 75% ए बी कवर करता है और नीचे से 10 से लेकर 2.5 तक सी डी कवर करता है। तो आपको ऐसा करना है कि भैया 1 से 75% टू 80% ए बी आ, क्योंकि कभी कभी बी का क्वेश्चन सी में देखने को मिलता है, सी का क्वेश्चन डी बी में देखने को मिलता है, या डी बी में आ जाता है। तो इस तरीके से ए में नहीं आ सकता, लेकिन बी और सी जनरली शफल होते हैं। तो जब बी और सी शफल होता है आप देखेंगे कि अरे ये तो सी का क्वेश्चन है, बी में कैसे आ गया। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए आप मिनिमम 75% आप एग्जामिनेशन में पढ़ाई करके रखेंगे हर एक चैप्टर की। यूनिट नंबर 3 में ये कुछ खास टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ाई करना है। यूनिट नंबर 4 हम लोग देखते हैं। यूनिट नंबर 4 में बहुत कम करना है, रिलेवेंट करना है। यूनिट नंबर 4 जो कि आपका डिफरेंस इक्वेशन है। तो यूनिट नंबर हम लोग 4 लिखेंगे। यूनिट नंबर 4 है हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन, नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज अ डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे डेल वगैरह होते हैं। थोड़ा सा आप जनरल टॉपिक यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस इक्वेशन न्यूमेरिकल मेथड से मिलता जुलता है, जो कि आगे आप फाइनल ईयर वगैरह में पढ़ेंगे। तो डेल यानी कि डेल की वैल्यू क्या होती है, ई से कैसे, डेल और ई का रिलेशन क्या है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, फॉर्मूले बहुत इजी फॉर्मूले ये आप खुद करेंगे स्टार्टिंग में बेसिक में, यानी कि बेसिक कंसेप्ट सम डेफिनेशन इसकी याद रखना स्टार्टिंग की, जो कि आपको एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए आएगी। यहाँ पे फिर डिफरेंस इक्वेशन आएगा। तो डिफरेंस इक्वेशन में भी आपको पहला जो टॉपिक देखने को मिलेगा वो आपको कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, कांस्टेंट एलिमिनेशन वाला, कि भैया कांस्टेंट को एलिमिनेट करो, या कुछ ऐसे एग्जांपल है। तो बहुत इजी एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, 1.5 नंबर के लिए भी आते हैं, 6 नंबर के लिए आते हैं। उसके बाद सेकंड वाला डिफरेंस इक्वेशन के बाद हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, यानी कि भाई कांस्टेंट एलिमिनेट वगैरह करना। फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड द नंबर 3 इज पी आई, पार्टिकुलर इंटीग्रल या पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये भैया पार्टिकुलर इंटीग्रल बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से डील करेंगे। बस ये 3 टॉपिक आप लोगों को करने हैं स्टार्टिंग से। इसके बाद अगर कोई एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, टॉपिक्स भी अगर दिए गए तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 टॉपिक को करिए, इसी में से आपके 6 मार्क के क्वेश्चन और 1.5 मार्क्स के यानी कि 1.5 मार्क के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, यानी कि पूरे के पूरे 15 मार्क आपके इसी में कवर हो जाएंगे। तो सम डेफिनेशन, स्टार्टिंग के छोटे मोटे एग्जाम्पल, कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करना है, फॉर्मेशन वाले वो कर लीजिएगा। 2 टाइप है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई, इसके ऊपर एग्जाम्पल, और साथ में इसके PYQ, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकलते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है। पिछले कम से कम समर विंटर के ऐसे 10 सेट को आप लेके बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए कि आपसे प्रैक्टिस हो पा रही है कि नहीं। और यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से या फिर यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से आप मुझसे बातें कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज मेरे तक पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों ये यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 तक के ये टॉपिक्स है जो कि आप लोगों को करने हैं। इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा सर मैक्सिमम तो मैंने कवर करा दिया। यस, इन्हीं टॉपिक में से ही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी टॉपिक वहाँ पे आपको बुक्स में दिखते भी है तो आपको इसके अलावा कोई भी टॉपिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट ये था हमारा टैगलाइन थी, वो थी भैया टॉपिक्स कौन से कवर करने चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। वो हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। यदि विद्यार्थियों आपको ऐसा लगता है कि और भी नए अलग प्रकार की जानकारी आपके साथ शेयर करनी चाहिए, या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड सर की एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम में पेपर अगर देना है तो अप्रोच क्या होना चाहिए। हम लोग कई सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग पढ़ के तो बहुत कुछ जाते हैं लेकिन एग्जामिनेशन में हम लोग भूल जाते हैं, फिर हम लोग उसके लिए क्या करें। तो इसके लिए भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना चाहिए, जो कि मैं अगले टॉपिक में यानी कि अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर में मैंने आप सभी को जो भी ज्ञान दिया है, जो भी आप लोगों को समझाया है, जो भी आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई है, जो भी टॉपिक्स आप लोगों को बताए हैं, आपको समझाया है, वीडियो आपको समक्ष डिलीवर किया है, आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाएं, क्योंकि हमारा मानना है बच्चों ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।